हे गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सबका। सो दिस इज़ माय 19th लेक्चर ऑफ माय पॉलिटी लेक्चर सीरीज़ और आज मैं इस लेक्चर में बात करने वाला हूँ लोकसभा एंड राज्यसभा के बारे में। ठीक है, जो मेरा लास्ट का लेक्चर था, लेक्चर नंबर 18, जिसमें मैंने बात किया था पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। बेसिकली ये जो लेक्चर है ये उसी का कंटिन्यूशन है। लोकसभा और राज्यसभा पार्लियामेंट का ही पार्ट है। ठीक है, और ये कंटिन्यूशन में लेक्चर है। तो मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ जो लोग इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप सबसे पहले 18th लेक्चर देखिए, उसके बाद आप ये लेक्चर देखिए। ठीक है, क्योंकि जो लोकसभा और राज्यसभा है ना, ये बेसिकली पार्ट है हमारा किसका, पार्लियामेंट का। ठीक है, तो आपको तभी समझ में आएगा, तभी आपको मज़ा आने वाला है। तो पहले आप लेक्चर नंबर 18 देखिए और फिर आप लेक्चर नंबर 19 आइए। और जो लोग नए हैं, नए पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ तो कि प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। ये मैंने अपने लास्ट के लेक्चर में बताया था आपको कि ये इंडियन पार्लियामेंट किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है। इंडियन पार्लियामेंट बनता है हमारा प्रेसिडेंट से, ठीक है, राज्यसभा से जिसको हम क्या बोलते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट, और ये रिप्रेजेंट करता है किसको, स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एंड थर्ड चीज़ लोकसभा। ठीक है, लोकसभा हमारे किसको रिप्रेजेंट करता है, हमारे कॉमन पीपल को रिप्रेजेंट करता है, और इसको और क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ पीपल भी बोलते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट के बारे में मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। मैं ऑलरेडी अपने एक लेक्चर में आपको पूरा प्रेसिडेंट का लेक्चर दे चुका हूँ। आज मैं बात करूँगा सिर्फ राज्यसभा और लोकसभा के बारे में। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा को हम परमानेंट हाउस भी बोलते हैं। परमानेंट हाउस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होता, ये हमेशा परमानेंट रहता है। ठीक है, ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होगा, तो इसलिए हम राज्यसभा को क्या बोलते हैं, परमानेंट हाउस बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, फेडरल चैम्बर भी बोलते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है किसको, स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, देखो राज्यसभा एक हाउस है। ठीक है, दो हाउस होते हैं, एक राज्यसभा एक लोकसभा। ठीक है, तो राज्यसभा के अंदर कितने नंबर ऑफ सीट्स होते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है इसकी। ठीक है, राज्यसभा के अंदर मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 250। ठीक है, एंड राइट नाउ प्रेजेंट स्ट्रेंथ कितनी है, 245। ठीक है, मतलब कि आपकी मैक्सिमम 250 से ज़्यादा नहीं हो सकता। 250 इज़ द मैक्सिमम स्ट्रेंथ। ठीक है, आप उससे कम भी रख सकते हो। तो अभी इस समय जो चल रहा है स्ट्रेंथ वो कितनी है, 245, बट लेकिन मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है, 250। ठीक है, अब इस मैक्सिमम स्ट्रेंथ से जो ये 250 है, इस मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो 250 है, जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है जो कि 250 है, उसमें से जो 238 मेंबर्स हैं, ठीक है, वो होंगे इलेक्टेड। ठीक है, वो होंगे क्या, इलेक्टेड, जो कि रिप्रेजेंट करेंगे किसको, स्टेट और हमारे यूटी। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, जो 238 मेंबर्स हैं आउट ऑफ 250, 238 जो है वो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं हमारे स्टेट को और यूनियन टेरिटरी को। और 12 जो होते हैं ना, 12 मेंबर्स होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं। और इनमें नॉमिनेटेड कौन करता है, नॉमिनेट कौन करता है, हमारा प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। और ये वो लोग होते हैं जिनको स्पेशल नॉलेज होती है किस फील्ड में, आर्ट की फील्ड में, साइंस की फील्ड में, लिटरेचर की फील्ड में, एंड सोशल सर्विस की फील्ड में। ठीक है, उनको स्पेशल नॉलेज होती है, इसलिए उनको अपॉइंट करते हैं। मैक्सिमम नंबर कितने वो अपॉइंट कर सकते हैं, 12 मेंबर्स नॉमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, कौन, हमारा प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकता है। अब देयर इज अ नो डिफरेंस बिटवीन द इलेक्टेड एंड द नॉमिनेट मेंबर्स, एक्सेप्ट ओनली इलेक्टेड मेंबर्स कैन पार्टिसिपेट इन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। देखो, बेसिकली कोई डिफरेंस नहीं होता इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स में। बस एक डिफरेंस होता है कि जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है ना, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर ही वोट डाल सकते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स वोट नहीं डाल सकते। वो क्यों नहीं डाल सकते, मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ अपने प्रेसिडेंट के लेक्चर में। अगर आपको याद नहीं है तो प्लीज़ आप मेरा प्रेसिडेंट का लेक्चर आप दोबारा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑफिस जो होता है हमारे, जो राज्यसभा का जो ऑफिस टर्म होता है, कितने साल के लिए होता है, 6 साल के लिए होता है। ठीक है, अगर कोई बंदा राज्यसभा का मेंबर बनता है तो वो 6 साल तक वहाँ पे रहेगा। ठीक है, और हर 2 साल के अंदर जो भी टोटल नंबर ऑफ सीट्स है उस समय जो प्रेजेंट है, ठीक है, जो प्रेजेंट है उस समय, उसमें जो 1/3 ऑफ द मेंबर्स जो है ना वो रिटायर होते रहते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसकी सीट्स को ऐसे भरा गया है कि हर 2 साल बाद 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स वो रिटायर होंगे और उनकी जगह नए लोग आएंगे। ठीक है, तो ये बात समझ में आई आपको। ठीक है, राज्यसभा मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट एंड यूटी बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। देखो, जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं ना, वो इलेक्टेड होते हैं, कहाँ से इलेक्टेड होते हैं, वो लेजिस्लेटिव असेंबली से इलेक्ट होके आते हैं ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। ठीक है, और किस तरीके से होते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के थ्रू ये लोग आते हैं। ठीक है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम एक सिस्टम है। ठीक है, आप बस इसको इतना ध्यान रखिए, इसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
तो अगर आप जानना चाहते हो इसके बारे में तो आप मेरे को अलग से मेरे को कमेंट में बताइए, तो जिसके थ्रू मैं अलग से वीडियो में आपको ये पूरा सिस्टम मैं आपको ईजिली समझा सकता हूँ। ठीक है, देखो जो यूनियन टेरिटरी है ना, उसमें से सिर्फ 4 मेंबर्स आते हैं। मतलब 238 में से जो 4 मेंबर्स हैं ना, वो कहाँ से आते हैं? यूनियन टेरिटरी में से आते हैं। अब यूनियन टेरिटरी तो हमारी 7 है, यूनियन टेरिटरी तो हमारी 7 है, पर उनमें से सिर्फ 2 ऐसी हैं, दिल्ली और पुडुचेरी, जहाँ से मेंबर्स आते हैं राज्यसभा के अंदर। 3 आते हैं कहाँ से? दिल्ली से, और 1 आता है हमारा कहाँ से? पुडुचेरी से, क्योंकि यहाँ पे ही हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली है। ठीक है, दिल्ली और पुडुचेरी में, बाकी किसी भी यूनियन टेरिटरी में हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में है, पुडुचेरी में है। इसीलिए दिल्ली से आते हैं 3 मेंबर और पुडुचेरी से आते हैं कितना? 1 मेंबर। ठीक है, देखो, और राज्यसभा में कोई भी सीट रिजर्वेशन नहीं होता, किसका? SC ST का। ठीक है, ST SC का कोई भी रिजर्वेशन नहीं होता, कोई भी सीट रिजर्व नहीं होती। नो सीट इज रिजर्व फॉर SC ST। ठीक है, इन राज्यसभा, ध्यान रखना, इन राज्यसभा, लोकसभा में होती है पर राज्यसभा में नहीं होती है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर। देखो, सबसे पहले मैं बताता हूँ प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर वो मेंबर होता है जो उस सभा की, चाहे वो राज्यसभा हो, चाहे वो राज्यसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर हो, चाहे वो लोकसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर हो, वो उस मीटिंग को प्रिसाइड करे, उस मीटिंग को इनिशिएट करे। ठीक है, जो स्टार्टिंग का होता है ना, वो इनिशिएट करे। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ राज्यसभा में, तो यहाँ पे कौन इनिशिएट करता है? हमारा वाइस प्रेसिडेंट करता है, जो कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है हमारा, किसका? राज्यसभा का। अगर मैं लोकसभा की बात करूँ तो वहाँ पे कौन इनिशिएट करता है? वो है हमारे स्पीकर। ठीक है, वही वहाँ का डेकोरम जो है वो मेंटेन करके रखते हैं। तो प्रेसाइडिंग ऑफिसर का क्या काम होता है? 2 काम होते हैं। एक तो वहाँ का डेकोरम मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है, एंड दूसरा क्या करते हैं वो लोग? हमारी उस मीटिंग को प्रिसाइड करते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा की। तो हम जो राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है ना, तो जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है हमारे राज्यसभा का, वो कौन होता है? हमारा वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, अब वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है, इन केस अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं होता तो कोई ना कोई तो मेंबर होना चाहिए ना, जो राज्यसभा की मीटिंग को प्रिसाइड कर सके। तो उसके लिए एक होता है, एक और पोस्ट रखी गई है, वो है डिप्टी चेयरमैन की। द डिप्टी चेयरमैन इज इलेक्टेड फ्रॉम अमंग द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा बाय अ सिंपल मेजोरिटी एंड कैन बी रिमूव्ड बाय द इफेक्टिव मेजोरिटी ऑफ द हाउस। ठीक है, अब ये एक पोस्ट जो रखी हुई है डिप्टी चेयरमैन की, इसमें मेंबर जो है वो कहाँ से कैसे इलेक्ट होता है? ठीक है, वो इलेक्ट होता है सिंपल मेजोरिटी के थ्रू। जो भी मेंबर्स हैं राज्यसभा के, उनमें से कोई एक ही इलेक्ट होगा एज अ डिप्टी चेयरमैन। ठीक है, बाय सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, और अगर लोग चाहते हैं, उसको निकालना चाहते हैं, तो बाय इफेक्टिव मेजोरिटी। ठीक है, इफेक्टिव मेजोरिटी ऑफ द हाउस, उसके थ्रू ही वो उसको रिमूव कर सकते हैं। किसको? डिप्टी चेयरमैन को। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वालिफिकेशन क्या होती है हमारे एक राज्यसभा के मेंबर होने की? ठीक है, वो सिटीजन होना चाहिए हमारे इंडिया का। ठीक है, उसकी एज 30 ईयर, कम से कम 30 साल का होना चाहिए, 30 ईयर ऑफ एज उसकी होनी चाहिए मिनिमम। ठीक है, मस्ट बी रजिस्टर्ड वोटर इन अ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी इन एनी ऑफ द स्टेट। वो किसी भी स्टेट में एक रजिस्टर्ड वोटर होना चाहिए। ठीक है, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में। ठीक है, सब्सक्राइब बिफोर इलेक्शन कमीशन एन ओथ एज प्रिस्क्राइब बाय 3rd शेड्यूल। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा। ठीक है, अ रिजोल्यूशन सीकिंग रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कैन बी ओरिजिनेटेड ओनली इन द राज्यसभा। देखो, वाइस प्रेसिडेंट को अगर निकालना है ना, तो उससे रिलेटेड जो रिजोल्यूशन है ना, वो सिर्फ और सिर्फ पास होता है किसमें? राज्यसभा में। तो ये एक स्पेशल पावर है, वो लोकसभा में नहीं पास होगा। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ पास होगा किसमें? राज्यसभा में। किसके लिए? अगर वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल करना है, तो उसके लिए रिजोल्यूशन अगर पास करना है, ठीक है, इनिशिएट करना है, ओरिजिनेट करना है, तो सिर्फ और सिर्फ किस में होगा? राज्यसभा में होगा। ठीक है, ओरिजिनेट कहाँ पे होगा? राज्यसभा में। बाद में वो लोकसभा में जाएगा। ठीक है, उस चीज़ को आगे कंटिन्यू करने के लिए, पर लेकिन इनिशिएट कहाँ पे होगा, ओरिजिनेट कहाँ पे होगा? वो होगा हमारे राज्यसभा में। ठीक है, अंडर आर्टिकल 249 it can make laws on state list subject if Rajya Sabha pass a resolution by majority of not less than 2/3 of the members present and voting and declare that the subject is of national interest। देखो, अब आर्टिकल 249 क्या बोलता है कि राज्यसभा स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स में लॉ बना सकता है। कब? अगर हमारे राज्यसभा के मेंबर्स मेजोरिटी से किसी भी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट को अगर वो पास कर दे, ठीक है, बाय 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है, वो जो सब्जेक्ट हो जाता है ना, वो हमारे नेशनल इंटरेस्ट से रिलेटेड हो जाता है। तो उस पर कौन बना सकता है? उस पर हमारा राज्यसभा लॉ बना सकता है।
ठीक है, कब? जब वो रिजोल्यूशन लाके किसी भी सब्जेक्ट को लेके वो बोल दे कि नहीं भाई ये जो सब्जेक्ट है ना ये नेशनल इंटरेस्ट से रिलेटेड है, ठीक है, तो उस पर कौन बना सकता है? उस पर राज्यसभा बना सकता है, ठीक है। और वो रिजोल्यूशन पास होना चाहिए नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। जितने भी वोट कर रहे हैं हमारे उस टाइम उस मीटिंग में, जितने भी मेंबर्स वोट कर रहे हैं, ठीक है, प्रेजेंट है और वोट कर रहे हैं, उसके 2/3 जो है उस रिजोल्यूशन को पास करना चाहिए, तभी हमारा राज्यसभा जो है वो लॉज बना सकता है स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट में, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है? अंडर आर्टिकल 252 इट कैन मेक लॉज ऑन अ स्टेट लिस्ट इफ द लेजिस्लेचर ऑफ 2 और मोर स्टेट रिक्वेस्टेड पार्लियामेंट टू मेक लॉज फॉर एन आइटम इन स्टेट लिस्ट। देखो, अब आर्टिकल 252 क्या बोलता है कि भाई राज्यसभा स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट में लॉ बना सकता है, कब? जब हमारी 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट की जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो रिक्वेस्ट करे पार्लियामेंट से कि भाई आपको हमारे इस आइटम पे, इस सब्जेक्ट में, हमारे स्टेट लिस्ट का जो ये वाला जो सब्जेक्ट है इस पे आपको लॉ बनाना है, ठीक है। तब कौन लॉ बना सकता है? तब हमारा राज्यसभा बना सकती है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है? इट कैन बी ऑथराइज द पार्लियामेंट टू क्रिएट न्यू ऑल इंडिया सर्विस कॉमन टू बोथ सेंट्रल एंड स्टेट अंडर आर्टिकल 312। देखो, आर्टिकल 312 क्या बोलता है? वो ये बोलता है कि भाई राज्यसभा के पास ये पूरी अथॉरिटी है, ठीक है, कि वो कोई भी नई ऑल इंडिया सर्विस जो है वो क्रिएट कर सकता है, जो कि कॉमन होगी किसके लिए? सेंट्रल के लिए और स्टेट के लिए, ठीक है। तो ये थी हमारी स्पेशल पावर किसके लिए? राज्यसभा की। तो राज्यसभा में आपको बस इतना ही ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं लोकसभा की, ठीक है। लोकसभा को हम बोलते हैं लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट या फिर हाउस ऑफ पीपल। क्यों? क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है किसको? कॉमन पीपल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब जो भी मेंबर्स हैं, मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर 5 ईयर्स। जो भी मेंबर्स जो भी इलेक्टेड होते हैं ना लोकसभा के अंदर, उसको इलेक्ट कौन करता है? वो इलेक्ट होते हैं डायरेक्टली बाय द पीपल। जो कॉमन पीपल है ना, वो जो वोट करते हैं, ठीक है, तो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। जो डायरेक्टली कौन? हमारा पीपल इलेक्ट करता है, जो हमारे कॉमन पीपल है, आम आदमी है, वो लोग इलेक्ट करते हैं इनके मेंबर्स को, लोकसभा के मेंबर्स को, ठीक है। और कितने साल के लिए? टाइम पीरियड कितना होता है इनका? 5 साल के लिए। 5 साल के लिए लोग इलेक्ट करते हैं, ठीक है। लोकसभा कैन बी डिसॉल्व बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट चाहे तो लोकसभा जो है वो डिसॉल्व कर सकता है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर सकता है क्या? लोकसभा, ठीक है। अब टोटल स्ट्रेंथ कितनी होती है? 552 टोटल स्ट्रेंथ होती है। मतलब जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स होती है लोकसभा में वो कितनी होती है? 552, ठीक है। बेसिकली जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो कितनी होती है? 552। बट राइट नाउ जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ है ना वो कितनी है? 545, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ और प्रेजेंट स्ट्रेंथ, ठीक है। प्रेजेंट स्ट्रेंथ कितनी है? 545 और मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है? 552, जिसमें से जो 530 है ना वो रिप्रेजेंट करेंगे हमारे स्टेट को, जो 20 मेंबर्स है वो हमारे रिप्रेजेंट करेंगे हमारे यूटी को, मतलब यूनियन टेरिटरीज को, और जो 2 है, ठीक है, वो होते हैं हमारे नॉमिनेटेड। 2 मेंबर्स होते हैं हमारे नॉमिनेटेड। 550 होते हैं हमारे इलेक्टेड, ठीक है, 550 होते हैं हमारे इलेक्टेड, और जिसमें से 530 होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट को, जो कि स्टेट से आएंगे, और जो 20 होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं हमारे यूनियन टेरिटरी को, जो कि यूनियन टेरिटरी से आएंगे, यूनियन टेरिटरी के स्टेट लेजिस्लेचर से आएंगे, जो कि यूनियन टेरिटरी से इलेक्ट होके आएंगे, ठीक है। और जो 2 मेंबर होते हैं ना वो नॉमिनेट करता है हमारा प्रेसिडेंट, वो होते हैं हमारे नॉमिनेटेड, ठीक है। और वो नॉमिनेट कहाँ से करता है? एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से करता है। अगर प्रेसिडेंट देखता है कि भाई कोई भी मेंबर नहीं है एंग्लो इंडियन का, ठीक है, तो वो 2 मेंबर को नॉमिनेट कर सकता है, एटमैक्स 2 मेंबर को नॉमिनेट कर सकता है कि वो रिप्रेजेंट करे किसको? एंग्लो इंडियंस कम्युनिटी को, ठीक है। तो एंग्लो इंडियंस कम्युनिटी से 2 मेंबर को नॉमिनेट कर सकता है कौन? हमारा प्रेसिडेंट, ठीक है। सीट्स आर अलॉटेड टू एवरी स्टेट इन सच अ मैनर दैट रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ सीट्स अलॉटेड to its population is same for all states. This provision does not apply to a states having population less than 6 million. देखो, अब वो स्टेट जिनकी पॉपुलेशन ग्रेटर देन 6 मिलियन है, ठीक है, तो उनकी जो नंबर ऑफ सीट्स है, कि मतलब भाई अब मैं यूपी की बात करता हूँ, उसकी पॉपुलेशन है, ठीक है, सपोज कर लो उसकी एक्स पॉपुलेशन है, ठीक है, तो उसके यूपी से कुछ सीट रिजर्व्ड होंगी कि भाई यहाँ से मेंबर्स जो है ना, इतने नंबर ऑफ मेंबर्स जो है वो आएंगे हमारे कहाँ पे? हमारे लोकसभा के अंदर, ठीक है। एमपी के कुछ फिक्स्ड नंबर ऑफ मेंबर्स आएंगे हमारे लोकसभा के अंदर, ऐसे हर एक स्टेट का फिक्स्ड होता है, ठीक है। और ये जो फिक्स्ड जो डिसाइड होता है ना वो पॉपुलेशन पे डिसाइड होता है। जिसकी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उसका ज़्यादा नंबर ऑफ सीट्स होंगी, ठीक है, रिजर्व सीट्स होंगी। जिनकी कम पॉपुलेशन है तो कम नंबर ऑफ सीट्स होंगे, ठीक है। तो बेसिकली जो भी अलॉटेड सीट होती है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारे पॉपुलेशन के। जिस स्टेट में ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उसकी ज़्यादा सीट अलॉटेड होंगी उस लोकसभा में, ठीक है।
चलिए, सर्टेन सीट्स आर रिजर्व फॉर SC एंड ST अकॉर्डिंग टू द 87 अमेंडमेंट एक्ट 2003। ठीक है, अब 87 अमेंडमेंट एक्ट 2003 के द्वारा, ठीक है, जो हमारी ST SC जो हमारी है उसके लिए सीट्स जो है ना, कुछ सीट्स जो है वो रिजर्व्ड है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू 87 अमेंडमेंट एक्ट 2003 ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड बाय अ मैक्सिमम 1 ईयर। देखो, अब वैसे तो लोकसभा का ड्यूरेशन होता है 5 साल, पर लेकिन हम मैक्सिमम हम इसको 1 साल तक और एक्सटेंड कर सकते हैं। पर ये जो 1 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं ना, मतलब 5 की जगह 6 साल तक वो रुक सकते हैं। वो किस केस में कर सकते हैं? वो उस केस में कर सकते हैं जब हमारी कंट्री में नेशनल इमरजेंसी लगी हुई हो। ठीक है, ये हमारा आर्टिकल बोलता है हमारा 352। ठीक है, जब हमारे कंट्री में नेशनल इमरजेंसी लगी हो, उस केस में हमारी लोकसभा का ड्यूरेशन सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 1 साल तक और बढ़ सकता है। ठीक है, और ये 6 मंथ के इंटरवल पे होता है, 6 मंथ एंड देन 6 मंथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं कि लोकसभा का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो कौन होता है। ठीक है, वो होता है हमारा स्पीकर। ठीक है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर आर इलेक्टेड फ्रॉम अमंग द मेंबर्स ऑफ द हाउस बाय सिंपल मेजोरिटी एंड कैन बी रिमूव बाय इफेक्टिव मेजोरिटी ऑफ द हाउस। देखो, सेम चीज़ है यहाँ पे, स्पीकर डिप्टी स्पीकर। ठीक है, 2 पोस्ट है। ठीक है, वो इलेक्ट होते हैं कहाँ से? अमंग द मेंबर्स ऑफ द हाउस, जो भी लोकसभा के मेंबर हैं उन्हीं में से इलेक्ट होंगे। ठीक है, और जो इलेक्ट होंगे ना, वो किस से होंगे? वो सिंपल मेजोरिटी से होंगे। और अगर उनको निकालना हो तो वो कैसे निकलेंगे? इफेक्टिव मेजोरिटी से होंगे, इफेक्टिव मेजोरिटी ऑफ द हाउस। ठीक है, मैं टाइप ऑफ मेजोरिटी में आपको लेक्चर एक बनाऊंगा। ठीक है, तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा सिंपल मेजोरिटी का मतलब क्या होता है, इफेक्टिव मेजोरिटी का मतलब क्या होता है। तो एक लेक्चर में इस पर ज़रूर बनाऊंगा। ठीक है, और मैं जल्दी ही बनाऊंगा। ठीक है, अब देखो, अब क्या होता है ना कि अब जैसे स्पीकर नहीं है तो उस केस में कौन फिर काम करता है? उसकी जगह पे डिप्टी स्पीकर आता है, वो प्रिसाइड करता है ऑफिसर। तो इसलिए 2 पोस्ट यहाँ पे रखी हुई है। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखना है, एक हमारे स्पीकर थे जो कि थे GV मावलंकर। ठीक है, 1954 में पहली बार, ये हमारे वो पहले स्पीकर है जिनको रिमूव करने के लिए रिजोल्यूशन फर्स्ट टाइम निकाला गया था। ठीक है, बट लेकिन वो पास नहीं हुआ था, इनिशिएट हो गया था। ठीक है, ओरिजिनेट हो गया था, बट लेकिन वो पास नहीं हुआ था। तो ये हमारे फर्स्ट है, और बाकी आज तक जितने स्पीकर हुए हैं उनको निकालने का रिजोल्यूशन आज तक कभी भी नहीं इनिशिएट हुआ है। पास होने वाली तो बात ही नहीं बनती है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात करते हैं कि जो भी हमारे मेंबर होंगे लोकसभा की, उनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, एज उनकी कितनी होनी चाहिए? 25 साल। ठीक है, मिनिमम 25 साल उनकी एज होनी चाहिए। मस्ट बी रजिस्टर्ड वोटर इन पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ इंडिया। ठीक है भाई, वो रजिस्टर्ड वोटर होने चाहिए हमारे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के। ठीक है, किसी भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के हमारे रजिस्टर्ड वोटर होने चाहिए। ठीक है, मस्ट सब्सक्राइब बाय एन ओथ एडमिनिस्टर्ड बाय द इलेक्शन कमीशन एज मेंशन इन द 3rd शेड्यूल। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं स्पेशल पावर ऑफ स्पीकर की। ठीक है, कि अब स्पीकर के पास कौन कौन सी स्पेशल पावर्स होती है। ठीक है, देखो, सबसे पहली जो पावर होती है ना, वो क्या होता है कि ही प्रिसाइडेड ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, अगर जॉइंट सिटिंग होती है, मतलब अगर लोकसभा और राज्यसभा की एक साथ मीटिंग होती है ना, तो उसको प्रिसाइड कौन करेगा? उसको प्रिसाइड करेगा हमारा कौन? हमारा स्पीकर करता है। ठीक है, अगर स्पीकर नहीं है, ठीक है, अगर स्पीकर बीमार है या फिर वो नहीं अटेंड कर पा रहा है, तब कौन करेगा? तब करेगा डिप्टी स्पीकर। ठीक है, अगर डिप्टी स्पीकर भी नहीं है तब कौन करेगा? तब हमारा करेगा डिप्टी चेयरमैन। ठीक है, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा उस जॉइंट सेशन को प्रिसाइड करेगा। ठीक है, चलिए, ही सर्टिफाइड वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट। स्पीकर के पास ही पावर होती है कि वो बिल को बताए कि भाई ये मनी बिल है या फिर मनी बिल नहीं है। ठीक है, ये पावर किसके पास होती है? स्पीकर के पास होती है। द पार्लियामेंट्री कमेटी वर्क्स अंडर द सुपरविजन ऑफ स्पीकर। जितनी भी पार्लियामेंट्री कमेटीज है ना, वो किसके अंडर काम करती हैं? वो किसके सुपरविजन में काम करेंगे? वो स्पीकर के सुपरविजन में काम करेंगे। ठीक है, ही अपॉइंट्स द चेयरपर्सन ऑफ द वेरियस पार्लियामेंट्री कमेटी। ठीक है, स्पीकर्स को अपॉइंट कर सकते हैं एज अ चेयरमैन। किसकी? पार्लियामेंट्री कमेटी की। जो भी पार्लियामेंट्री कमेटी है उनका अपॉइंट कर सकते हैं एज अ चेयरमैन। ठीक है, स्पीकर को। इफ द स्पीकर और डिप्टी स्पीकर आर द मेंबर ऑफ एनी ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी, दे विल बी दी हेड ऑफ दैट कमेटी। अगर कोई भी पार्लियामेंट्री कमेटी का मेंबर है हमारे स्पीकर या फिर डिप्टी स्पीकर, ठीक है, तो वो उस कमेटी के हेड होंगे। ठीक है, तो ये एक स्पेशल पावर है हमारे स्पीकर का। ठीक है, ही हैज राइट ऑफ कास्टिंग वोट। देखो, अब कास्टिंग वोट क्या होता है? कास्टिंग वोट होता है कि वोटिंग लोग को तोड़ने का। ठीक है, जैसे कि क्या हुआ कि अगर जैसे सिंपल मेजोरिटी की हम बात करते हैं, ठीक है, 10 लोग हैं
5 ने एक तरफ दिया, 5 ने एक तरफ दिया, तो जो कास्टिंग वोट होगा ना वो होता है डिसाइडिंग वोट। जो किसके पास राइट होता है वो होता है स्पीकर। ये तभी ये वोट का इस्तेमाल करता है जब डेडलॉक बनता है, ठीक है। जब ऐसे डेडलॉक बन जाता है 5-5 जहाँ पे कोई डिसीजन नहीं ले सकते, तो वो फिर बाद में जो कास्टिंग वोट का जो राइट होता है वो किसके पास होता है, सिर्फ और सिर्फ स्पीकर के पास होता है, ठीक है। द स्पीकर एंजॉय कैबिनेट स्टेटस। देखो अब जो स्पीकर होता है ना वो उसको एक कैबिनेट स्टेटस मिलता है, ठीक है। इवन आफ्टर अ डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा द स्पीकर रिमेन इन द ऑफिस टिल द नेक्स्ट जनरल इलेक्शन। That means till the new Lok Sabha is not constituted, because even after dissolution the Lok Sabha as an institution remains। देखो क्या होता है, जब लोकसभा डिसॉल्व भी हो जाता है ना तब भी स्पीकर ऑफिस में रहता है, ठीक है। और वो कब तक रहता है, स्पीकर नहीं हटता, ठीक है। अगर लोकसभा हमारा डिसॉल्व हो जाता है तो हमारा स्पीकर जो है ना वो नहीं हटता, वो तब भी ऑफिस में रहता है। कब तक, जब तक एक नया इलेक्शन ना हो जाए, ठीक है। कब तक, जब तक एक नया इलेक्शन ना हो जाए, क्योंकि एक एज अ लोकसभा वो तो हाउस रहेगा ही ना, तो इसको रिप्रेजेंट बेसिकली कौन कर रहा है, तो स्पीकर। तो स्पीकर तब तक रहता ही है, ठीक है, ऑफिस के अंदर, ठीक है। और वो कब तक रहता है, जब तक हमारा नया जनरल इलेक्शन ना बने या फिर नई लोकसभा ना कॉन्स्टिट्यूट हो, ठीक है, नई लोकसभा ना बने तब तक, ठीक है। और ऐसा क्यों हुआ है, क्यों, क्योंकि लोकसभा एज एन इंस्टीट्यूशन रिमेन्स, मतलब लोकसभा जो है ना वो क्या है, एक सभा है ना, एक इंस्टीट्यूशन है ना, वो खत्म तो नहीं हो जाएगा, मतलब वो रहे, वो हमेशा रहे, इसलिए हम लोग स्पीकर को जो है वो हटाते नहीं है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं स्पेशल पावर्स ऑफ लोकसभा। अब लोकसभा की क्या क्या स्पेशल पावर्स होती है, ठीक है। मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैन ओनली बी इनिशिएटेड एंड पास इन लोकसभा, ठीक है। जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है ना, मैं आने वाले लेक्चर में टाइप ऑफ मोशंस की बात करूंगा, अभी आप बस इतना सा ध्यान रख लीजिए। जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है ना वो सिर्फ और सिर्फ इनिशिएट होता है कहाँ पे, लोकसभा में, ठीक है। इनिशिएट होगा लोकसभा में और पास भी होगा कहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में, ठीक है। मनी बिल एंड फाइनेंशियल बिल कैन ओनली बी ओरिजिनेट इन द लोकसभा। जो मनी बिल है और जो फाइनेंशियल बिल है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनेट कहाँ पे होगा, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में, ठीक है। वो राज्यसभा में नहीं हो सकता, वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे होगा, लोकसभा में होगा, ठीक है। इनिशिएट उसका कहाँ पे होगा, लोकसभा में होगा, ठीक है। राज्यसभा कैन नॉट अमिट और रिजेक्ट मनी बिल, इट मे रिटर्न द मनी बिल टू लोकसभा विद इन 14 days विद और विदाउट रिकमेंडेशन। देखो राज्यसभा क्या है ना, वो मनी बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकते और उसमें कोई भी अमेंडमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। उनके पास बस एक ही ऑप्शन है, ठीक है, या तो वो उसको पास कर दे या 14 days के अंदर लोकसभा को दोबारा से रिटर्न कर दे, ठीक है। चाहे वो रिकमेंडेशन दे, चाहे वो रिकमेंडेशन ना दे, ठीक है। वो अमेंडमेंट नहीं कर सकते उसको, पर वो रिकमेंडेशन दे सकते हैं कि ये आप प्रोविजन रखो इस चीज़ में, ठीक है, अगर कोई भी मनी बिल से रिलेटेड कोई भी बिल है तो, ठीक है। अंडर आर्टिकल 352 इफ लोकसभा इन अ स्पेशल सेशन पास अ रिजोल्यूशन टू डिसकंटिन्यू एन ऑनगोइंग नेशनल इमरजेंसी, अ नेशनल इमरजेंसी विल बी डिसकंटिन्यूड, ठीक है। अब ये जो बात है ना, ये 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 के बाद हुआ था, ठीक है। जब 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 जब आया, ठीक है, तो तब इस अमेंडमेंट में ये ऐसा बोला गया कि भाई जो लोकसभा है ना, अगर नेशनल इमरजेंसी चल रही है, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी हमारे स्टेट में या हमारे इंडिया में लगी हुई है, ठीक है। यहाँ पे मेरा स्टेट का मतलब होता है कि मैं कंट्री की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इस जगह पे अगर मैं नेशनल इमरजेंसी की मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर नेशनल इमरजेंसी हमारे इंडिया के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर लगी हुई है, ठीक है, तो उस टाइम हमारी लोकसभा स्पेशल सेशन बुला के या स्पेशल मीटिंग को बुला के, ठीक है, इस ऑन गोइंग नेशनल इमरजेंसी को, ये जो चल रही है नेशनल इमरजेंसी, इसको डिसकंटिन्यू कर सकती है, इसको डिसॉल्व कर सकती है एक रिजोल्यूशन को पास करके, ठीक है। तो ये कब से लागू हुआ, ये 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 के बाद से ये चीज़ लागू होना स्टार्ट हुई है, और ये आर्टिकल 352 में ऐसा लिखा गया है, ठीक है, आफ्टर 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978, ठीक है। तो लोकसभा के पास जो पावर आई है ये वाली, वो आफ्टर 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 के बाद आई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं एक टर्म आता है प्रोटेम स्पीकर। ये प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, कई बार बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे, ठीक है। देखो अब ये प्रोटेम स्पीकर होता कौन है, ठीक है। हमने स्पीकर हमें पता चल गया, हमें डिप्टी स्पीकर हमें पता चल गया, अब प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, ठीक है। अब आफ्टर द लोकसभा इज कॉन्स्टिट्यूटेड, देखो अब क्या होता है ना, जब लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट हो जाती है, बन जाती है, इलेक्शन हो गए, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कराया, मेंबर्स आए, ठीक है, मेंबर्स जो है वो लोकसभा में, मतलब वो इलेक्ट हो गए, हमें पता है कि हमारे लोकसभा के मेंबर्स हैं वो ये है, ठीक है, लोकसभा के जो मेंबर्स हैं वो ये है, ठीक है। तो उन मेंबर्स में से अभी हमारा नया तो कोई स्पीकर है, ठीक है, अभी राइट नाउ ना तो कोई स्पीकर है
और ना ही कोई हमारा डिप्टी स्पीकर है। जो हमारा लास्ट का स्पीकर था, क्योंकि अब क्या है ना, हमारी नई लोकसभा बन चुकी है, अब जो हमारा पुराना स्पीकर था उसने रिज़ाइन कर दिया, अब उसको रिज़ाइन करना पड़ेगा इस टाइम, ठीक है, रिज़ाइन कर दिया। अभी इस समय हमारा ना तो कोई स्पीकर है और ना ही कोई हमारा डिप्टी स्पीकर है, ठीक है, जो कि उस मीटिंग को प्रिसाइड करेगा। तो ये जो पहली मीटिंग होती है ना, इस टाइम पे क्या करते हैं, जो हमारे प्रेसिडेंट है, द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स वन ऑफ द मेंबर ऑफ द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा एज अ प्रोटेम स्पीकर। तो जो हमारे प्रेसिडेंट है, तो वो क्या करेंगे कि किसी भी एक मेंबर को उठाएंगे, ठीक है, जो भी न्यूली इलेक्टेड लोकसभा है, जो भी न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स है लोकसभा के, उनमें से किसी एक मेंबर को उठाएंगे, ठीक है, और उनको बोलेंगे कि आप स्पीकर का काम करो, बस इस जब तक हमारा नया स्पीकर इलेक्ट नहीं हो जाता तब तक। तो वो जो स्पीकर का काम करेंगे उसको बोलते हैं हम प्रोटेम स्पीकर, ठीक है। जनरली क्या है, कन्वेंशन क्या है कि जो भी सीनियर मोस्ट मेंबर होता है ना, सीनियर मोस्ट मेंबर होता है उस लोकसभा में, जो भी न्यूली इलेक्टेड लोकसभा है, ठीक है, उसमें जो सीनियर मोस्ट मेंबर होता है ना, उसको हम बनाते हैं क्या, प्रोटेम स्पीकर। उसी को हमारा प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है हमारा क्या, एज अ प्रोटेम स्पीकर, और वही हमारी मीटिंग को आगे प्रिसाइड करता है, ठीक है। और ये जो ओथ होती है ना प्रोटेम स्पीकर की, अब प्रेसिडेंट ने इलेक्ट कर दिया हमारा प्रोटेम स्पीकर, अब वो ओथ तो लेंगे ही, ठीक है, ओथ लेंगे। ओथ किसके सामने लेते हैं, प्रेसिडेंट के सामने लेते हैं, ठीक है, किसके सामने लेंगे, प्रेसिडेंट के सामने लेंगे। जो प्रोटेम स्पीकर है, इलेक्ट होने के बाद जो वो ओथ लेंगे हमारे प्रोटेम स्पीकर बनने के लिए, ठीक है, तो वो किसके सामने लेंगे, हमारे प्रेसिडेंट के सामने लेंगे, ठीक है। द प्रोटेम स्पीकर प्रिसाइडेड ओवर द मीटिंग ऑफ द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा, ही कंडक्ट द ओथ ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा, ठीक है। अब क्या हुआ कि प्रोटेम स्पीकर ने तो ओथ ले लिए प्रेसिडेंट के सामने, और वो प्रोटेम स्पीकर का रोल निभाने लगे। अब जैसे ही वो प्रोटेम स्पीकर बन जाते हैं, अब वो क्या करेंगे, उस मीटिंग को आगे बढ़ाएंगे, उसको प्रिसाइड करेंगे, ठीक है। और जितने भी न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स हैं लोकसभा के, उनकी उन सबकी ओथ लेंगे किसके सामने, और वही कंडक्ट करेंगे इन सबकी ओथ, ठीक है, जितने भी न्यूली इलेक्टेड लोकसभा के मेंबर है, ठीक है, एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा, ठीक है। जो लोकसभा के मेंबर्स की जो ओथ होती है ना, वो कौन कंडक्ट करेगा, वो करेगा हमारा प्रोटेम स्पीकर। तो इतनी बात आपको समझ में आई, ठीक है। ही कंडक्ट द स्पीकर इलेक्शन। अब प्रोटेम स्पीकर ही होगा जो कि इलेक्शन कंडक्ट करेगा स्पीकर के लिए, क्योंकि स्पीकर होना तो बहुत ज़रूरी है। और स्पीकर के लिए इलेक्शन कौन कंडक्ट करेगा, हमारा प्रोटेम स्पीकर ही करेगा, ठीक है। इफ द प्रोटेम स्पीकर हिमसेल्फ इज अ कैंडिडेट फॉर द स्पीकर्स पोस्ट, देन द प्रेसिडेंट अपॉइंट अनदर मेंबर एज अ प्रोटेम स्पीकर, ठीक है। अब क्या है कि अगर प्रोटेम स्पीकर क्या करेगा, स्पीकर का इलेक्शन जो है वो कंडक्ट करेगा, ठीक है। अब इन केस अगर प्रोटेम स्पीकर खुद चाहता है कि भाई वो एज अ स्पीकर की तरह अपॉइंट हो, मतलब वो चाहता है कि वो जो स्पीकर पोस्ट के लिए वो भी एक कैंडिडेट हो, वो भी मतलब इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है, ठीक है, स्पीकर पोस्ट के लिए, उस टाइम प्रेसिडेंट क्या करेगा, प्रेसिडेंट कोई नया मेंबर अपॉइंट करेगा एज अ प्रोटेम स्पीकर, ठीक है। तो ये चीज़ ऐसा हो सकता है। सो गाइस, तो मैं यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ। आपको बस लोकसभा और राज्यसभा में इतना ही जानना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, ठीक है, ये मोर देन इनफ है। तो गाइज, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ यार हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब करो, जो लोग नए हो प्लीज़ यार कुछ भी करो, जो करना है, लक्ष्मीकांत फेंक के मारो, जो करना है करो, बट लेकिन यार सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, एंड प्लीज़ यार थम्स अप यार, लाइक करो यार, लाइक करो तो अच्छा लगता है। अब एंड प्लीज़ जितने भी सोशल मीडिया से जो भी है, आप प्लीज़ इसको शेयर करो, ठीक है, जैसे ज़्यादा लोग आएंगे, ज़्यादा व्यूज़ होते हैं, ज़्यादा अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स मिलते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। एंड प्लीज़ यार मेरे को नेगेटिव कमेंट्स मत ज़्यादा करो, क्योंकि मैं भी बस मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, मैं कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ, मैं आप लोगों के लिए ही कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ, ठीक है। मैं दिल से आप लोगों के लिए करना चाहता हूँ, इसलिए करता हूँ, ठीक है। मेरे पास जो फ्री टाइम होता है मैं उसमें करता हूँ, मैं भी एक वर्किंग गाय हूँ, ठीक है, मेरे पास उतना टाइम नहीं हो पाता है, इसलिए थोड़ा सा लेट हो जाता हूँ, तो उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। प्लीज़ यार मेरे साथ कोऑपरेट करो, प्लीज़ एंड प्लीज़। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।